नमस्कार, टीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से अभी बिहार में अब हलचल लगातार तेज होती जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि मात्र 3 हफ्ते का समय बचा हुआ है और जल्द ही वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान अब चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया जाएगा। एसआईआर को लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष मोदी सरकार पर, बीजेपी पर, एनडीए पर और चुनाव आयोग सब पर हमलावर है। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी और एनडीए सब में भी हलचल मची हुई है। बीजेपी के अंदर भी खींचतान है, तो वहीं एनडीए के अंदर उसके सहयोगियों के साथ भी बीजेपी की नहीं बन पा रही है। यानी एसआईआर प्रक्रिया के सहारे जो बीजेपी एक बार फिर बिहार की सत्ता में वापसी के सपने सजा रही थी, उस बीजेपी की राह अब मुश्किल होती नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए में बगावत छिड़ गई है। और एनडीए में जैसा कि माना जा रहा था कि जेडीयू और बीजेपी के बीच चुनाव नजदीक आते आते खींचतान मचेगी, वो अब नजारा लगातार देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने बाकायदा मंच से सम्राट चौधरी के सामने अपने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था। और सिर्फ उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था, बाकायदा सीट भी बता दी थी कि किस सीट से वो अपना उम्मीदवार उतारने वाले हैं, जिसके सहारे उन्होंने ये मैसेज आला कमान तक पहुंचा दिया था कि सीट बंटवारा जो होगा वो उनकी मर्जी से होगा, और अगर उनकी मनमानी नहीं चलेगी या उनकी मनमर्जी नहीं सुनी जाएगी, उनकी इच्छा पूरी नहीं की जाएगी, तो फिर वो कोई एक्शन भी ले सकते हैं। और उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार गायब हैं, किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी तरह की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। और बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने। इस बात के संकेत तब ज्यादा मिले जब जेपी नड्डा बिहार पहुंचे और नीतीश कुमार की उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब नीतीश खुद नहीं मिले या जेपी नड्डा को उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया, बीमार है, तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। लेकिन अंदर खाने जो दावे किए जा रहे हैं वो ये हैं कि नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से मिलने से इनकार कर दिया। और इसकी वजह वही है कि जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर, जिस तरह से लगातार सीएम फेस को लेकर जो खींचतान दोनों दलों के बीच बनी हुई है, वो खींचतान एक बार फिर अब चुनाव नजदीक आते आते तेज हो गई है। और एक बार देखा जाता है अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब कहा जा सकता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो रवैया जनवरी और दिसंबर के दौरान बनाया था कि किसी भी बीजेपी आलाकमान से नहीं मिल रहे थे, ना वो अमित शाह से मिल रहे थे, ना वो पीएम मोदी से मिल रहे थे, ना वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे, जिस तरह से अब उनका वही नेचर देखने को मिल रहा है या वही रवैया एक बार फिर वो अपनाते दिख रहे हैं, यहां पर ये कहा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से पहले जैसे आपने बताया दिसंबर और जनवरी के महीने की बात, उस समय नीतीश कुमार दिल्ली आते थे और बीजेपी के नेताओं से नहीं मिलते थे। लेकिन अगर बीजेपी का कोई नेता पटना पहुंचता था, बिहार पहुंचता था, तो उससे नीतीश कुमार की मुलाकात जरूर होती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिहार जाते हैं, उनका नीतीश कुमार से मिलने का प्रोग्राम तय होता है, लेकिन नीतीश कुमार मिलने से मना कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही चल रही है कि जो बिहार में सीट बंटवारे का मुद्दा है वो उलझा हुआ है। बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका दी जाए, क्योंकि अगर ये मान लिया गया कि नीतीश कुमार को सीट ज़्यादा दे दी जाती है और बीजेपी विधानसभा चुनाव में उनको बड़े भाई का दर्जा दे देती है, तो फिर सीधा सीधा जो सीएम पद को लेकर बीजेपी अभी तक नीतीश कुमार के नाम पर तैयार नहीं हो रही है, तो ये मान लिया जाएगा कि बीजेपी नीतीश कुमार के सामने झुक चुकी है और उसने स्वीकार कर लिया है कि नीतीश कुमार ही सीएम उम्मीदवार होंगे। और इसी के चलते लगातार बीजेपी की तरफ से ही प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को पता चल है कि अब नीतीश कुमार कहीं नहीं जा सकते। लेकिन नीतीश जो राजनीति है उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है चुनाव से पहले, क्योंकि हम देखा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी। तो अब नीतीश कुमार यदि विधानसभा चुनाव से पहले कुछ कर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी जो आरजेडी के जो चीफ है लालू प्रसाद यादव, वो नीतीश कुमार के बारे में चीज़ बोलते भी रहते हैं कि नीतीश कुमार अगर बीमार पड़ गए हैं तो ये मान के चलिएगा कि वो कोई बहुत खतरनाक डिसीजन लेने वाले हैं। वो उस समय डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। और जिस तरीके से जेपी नड्डा वो बिहार पहुंचते हैं और नीतीश कुमार उनसे दूरियां बनाए रखते हैं, उससे ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार की जो दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है वो इस समय बीजेपी के ऊपर हावी दिखाई दे रही है। बीजेपी के अंदर एक डर तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर नीतीश कुमार कुछ भी ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जिससे कि वो एनडीए से अलग भी होने की बात कर सकते हैं, तो उससे सबसे बड़ा जो नुकसान होना है वो बीजेपी को ही होना है।
क्योंकि जेडीयू के बारे में तो ये कहा ही जा रहा है कि जेडीयू पूरी तरीके से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है और नीतीश कुमार उतनी सीट जीतना चाहते हैं कि उनके बिना बिहार में किसी भी दल की सरकार ना बन पाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर भले 25 सीट मिले नीतीश कुमार को या 30 सीट मिले, उनके पास में सीएम की कुर्सी आ ही जाएगी। और इसीलिए नीतीश कुमार बीजेपी पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि या तो हमको सीएम उम्मीदवार घोषित कर दो, या हमारी जो डिमांड है कि सबसे ज़्यादा सीटें जेडीयू लड़ेगी उसको स्वीकार कर लिया जाए। और जब तक ये दोनों डिमांडें नहीं मानी जाती तब तक नीतीश कुमार ने एक तरीके से बीजेपी के नेताओं के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब जेपी नड्डा को तो उन्होंने लौटा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि अब प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं बिहार, तो क्या प्रधानमंत्री से मिलने से भी नीतीश कुमार इनकार कर देंगे? तो इसी को सबसे बड़ी देखना वाली बात होगी, क्योंकि नड्डा नहीं मिले हैं तो आप मान के चलिएगा कि आज दिन भर बिहार बीजेपी के नेता लगातार नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि पहले भी देखा गया था कि लगातार अमित शाह से मिलने से इनकार कर रहे थे नीतीश कुमार। दिल्ली पहुंचते, जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया, दिल्ली पहुंचे तो पीएम मोदी से और जेपी नड्डा से जो उनका मिलने का समय तय था उसके बाद भी उन्होंने मुलाकात रद्द की और वो अचानक बिहार लौट आए थे। और बड़ी बात एक थी कि बिहार लौटते ही उन्होंने जो जेडीयू का कार्यालय है उस पर पहुंचे और वहां जाकर अपने विधायकों से, अपने नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। और उसको लेकर ये माना गया था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा संकेत उन्हें बीजेपी आलाकमान के रवैये से मिल गया है जिसके बाद नीतीश कुमार मजबूर है कोई बड़ा फैसला लेने के लिए। और जिस तरह वहां से नीतीश कुमार लौटे उसने बीजेपी खेमे में खलबली मचाई। नतीजा ये हुआ कि लगातार फिर नीतीश से संपर्क साधने की कोशिश की गई। तमाम ऐसी खबरें आई थी जब देखा गया था कि चाहे वो दिलीप जायसवाल हो या बीजेपी के तमाम दूसरे नेता हो, वो नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए। और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ तरह से संबंध दुरुस्त करने की कोशिश की गई थी नीतीश कुमार के साथ। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और एक बार फिर नीतीश कुमार को जो टालने की कोशिश की जा रही है बीजेपी आलाकमान की तरफ से, जिस तरह से उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि कितनी सीट्स उन्हें मिलेंगी, या फिर सीएम फेस पर जो दावेदारी जेडीयू की तरफ से लगातार बनाई जा रही है, जिस तरह से चाहे वो निशांत कुमार हो या फिर जेडीयू के दूसरे नेता हो, ये लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पीएम मोदी आए और सीएम फेस के नाम का ऐलान कर दें। लेकिन जहां लगातार पीएम मोदी के दौरे हो रहे हैं बिहार पर इस बारे में कोई भी चर्चा बीजेपी आलाकमान की तरफ से नहीं की जा रही है। और इसी के चलते अब जैसे जैसे चुनाव की तारीखों के ऐलान का समय नजदीक आ रहा है, जेडीयू के अंदर वो बौखलाहट या कह सकते हैं कि हड़बड़ाहट देखने को मिल रही है। और इसीलिए नीतीश कुमार ने पिछले दिनों सम्राट चौधरी के सामने अपने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। और वो उस पर हमने चर्चा भी की है लगातार अविनाश जी, कि किस तरह से सम्राट चौधरी देखते रह गए, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आया कि अचानक से नीतीश कुमार ने ये किया क्या। तो लेकिन नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जाता है कि वो अगर कोई भी बात कह रहे हैं तो यूं ही नहीं कह रहे हैं, उसके पीछे उनकी एक रणनीति है। और इसी तरह अगर उस ऐलान के बाद नड्डा जब बिहार पहुंचे हैं तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी और उसमें शायद कोई बात बन सकती है। शायद नड्डा नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने नड्डा से मुलाकात ही नहीं की और कह सकते हैं कि नड्डा एक तरह से खाली हाथ वापस लौट आए हैं। और इसके बाद अब जैसे कि आपने कहा, अभी बताया, और ये लगातार अब चर्चा है कि क्या पीएम मोदी जब बिहार पहुंचेंगे तो नीतीश उनसे भी नहीं मिलेंगे, या फिर पीएम मोदी पर अब दबाव बन जाएगा कि नड्डा से मुलाकात नहीं करके, जो नड्डा जिस काम के लिए भेजे गए थे, नीतीश से मुलाकात होनी थी, उन्हें मनाने का जो काम, कोई जिम्मा जो नड्डा को सौंपा गया था वो पूरा नहीं हुआ है, तो क्या अब वो कमान मोदी संभालेंगे? क्योंकि ये लगातार देखा जा रहा है कि अब चाहे अमित शाह हो या नड्डा हो, जब उनसे कोई काम नहीं संभलता है तो आखिर में पीएम मोदी उस काम को संभालते। उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी ये देखा गया, जिस तरह से एनडीए के सांसदों में या बीजेपी के विधायकों में, बीजेपी के सांसदों में जो नाराजगी देखने को मिल रही थी, तो उसको आखिर में संभालने का काम पीएम मोदी ने अपने हाथ में ले लिया। तो अब क्या नीतीश कुमार को भी साथ पाएंगे, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। लेकिन ये जरूर तय है कि जिस तरह के दावे लगातार किए जा रहे थे कि बिहार चुनाव नजदीक आते आते एनडीए में बगावत हो जाएगी, एनडीए में खींचतान मच जाएगी, वो चीजें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, हर कोई अब बीजेपी पर दबाव बनाने में लगा हुआ है। खासकर उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने साफ साफ एसआईआर का विरोध किया था एक तरह से, और कहा था कि बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा विपक्ष की तरफ से निकाली गई है, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यात्रा निकाली गई है, उस यात्रा का असर बिहार की जनता पर पड़ेगा और राहुल गांधी कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत होगी। और अविनाश जी, जिस तरह के हालात
हालात बन रहे हैं, अगर कांग्रेस मजबूत हो जाती, क्योंकि आरजेडी तो पहले ही वहां मजबूत है, और ऐसे में अगर कांग्रेस भी मजबूत हो जाती है तो वाकई में एनडीए के अंदर जो इस वक्त खींचतान बची हुई है वो एनडीए को डबल नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, एनडीए को तो इस बार नुकसान होना ही होना है। और जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई और ये अब तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाल रहे हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन के नेताओं को भी अब मैसेज मिल रहा है कि अब अपनी सक्रियता जिस तरीके से बनाए रखेंगे तो फिर सत्ता बहुत दूर नहीं बची हुई है। और इस बार जो आप देखिएगा, महागठबंधन में शामिल दलों की संख्या जिस तेजी से लगातार बढ़ रही है और एनडीए के अंदर जो खामोशी छाई हुई है उससे एनडीए का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे आपने उपेंद्र कुशवाहा की जो बात की, उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह कहा जाता है वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से पाला बदलते रहे हैं उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार पलटी मारते रहे हैं। तो महागठबंधन में इस समय जितने भी दल शामिल हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये लोग कब पाला बदल जाएंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात, जिस तरीके से जेपी नड्डा वहाँ पहुंचे हैं, अब नड्डा को बहुत ज़्यादा वजनदारी से बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी नहीं लेती हैं। यहाँ तक कि जब तेजस्वी यादव से नड्डा के दौरे को लेकर पूछा गया था सवाल, तो उन्होंने बिल्कुल हवा में उड़ा दिया था। उन्होंने एक तरीके से यह कह दिया था कि भाई नड्डा हैं कौन, उनको कोई जानता ही नहीं है। तो जब विपक्ष का नेता नहीं उनको पूछ रहा है और जो वहाँ के सीएम हैं, जो गठबंधन के बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, वो नड्डा को नहीं पूछ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति बिहार में क्या हो चुकी है। और इसीलिए पीएम मोदी के लगातार दौरे हो रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह लगातार जा रहे हैं, जेपी नड्डा भी जा रहे हैं, उनको नहीं पूछा जा रहा, वो बात अलग है पार्टी के, लेकिन जो संगठन है उनके लोगों की जरूर वो मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की जो वहाँ रैलियाँ हो रही हैं, प्रधानमंत्री की रैली में किस तरीके से भीड़ जुटाई जाती है तो सबको पता है, लेकिन बीजेपी के बाकी नेताओं की जो रैलियां हो रही हैं उनमें भीड़ कम दिखाई दे रही है, उसके चलते घबराहट तो दिखाई दे रही है साफ साफ। और जिस तरीके से लगातार महागठबंधन मजबूत हो रहा है उसका असर भी अब जमीन पर साफ साफ दिख रहा है। और वही कारण है कि एनडीए के अंदर ना तो सीट बंटवारा हो पा रहा है और ना ही जो उसमें पार्टियां शामिल हैं, जो 5 पार्टियां एनडीए के अंदर हैं, उनके अंदर जो एक तरीके से समन्वय होना चाहिए वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और आपस का जो टकराव वो सड़क पर साफ साफ दिख रहा है। अभी जो प्रधानमंत्री के मां के नाम पर जो बिहार बंद कराया भी गया था तो उसमें भी हमने देखा था सिर्फ बीजेपी के नेता सड़क पर दिखाई दिए थे, गठबंधन के जो भी नेता हैं वो नहीं दिखे थे। और एक तरीके से उन्होंने जो बंद बिहार कराया गया तो वैसे भी वो सफल नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के जो सहयोगी दल थे उनकी दूरी ने साफ साफ बता दिया था कि गठबंधन में अब बीजेपी की भी कोई सुनवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है जी। और इसके अलावा एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है अविनाश जी कि कैसे एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए, बीजेपी और जेडीयू विधायक भिड़ते हुए दिखाई दिए। तो हम चाहेंगे वो वीडियो एक बार हम देखें कि किस तरह का माहौल बना और कैसे इन खबरों को और जोर मिल गया कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संजय मंडल जी, प्रदेश महासचिव लोजपा रामविलास, श्री हिमांशु पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ राजोमा के, और श्री प्रदीप कुमार माली जी, माननीय ये वीडियो भी हमने देखा, जमुई का ये वीडियो है, वहां एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में किस तरह से हबड़-तबड़ देखने को मिली, किस तरह आपस में ही सहयोगी दल भिड़े हुए दिखाई दिए। और इससे साफ है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है और उससे पहले जहां एक तरफ महागठबंधन की एकजुटता दिखाई दे रही है, सड़क पर उतरकर पूरे इंडिया गठबंधन के नेता एक साथ वोटर अधिकार यात्रा
निकालते दिखाई दिए। पूरे इंडिया गठबंधन के अंदर एकजुटता है, सारी चीजों को लेकर वहां पर रणनीति बनाई जा रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कहीं ना कहीं अंदर खाने जो खबरें आ रही है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार किया जा चुका है बिहार के अंदर। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई और अब तेजस्वी यादव एक और यात्रा निकालने जा रहे हैं और वो बिहार अधिकार यात्रा उस यात्रा का नाम होगा। यानी साफ है कि इंडिया गठबंधन के अंदर, महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है और एक रणनीति के तहत वो लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इधर एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। सभी सहयोगी दल आपस में इस वक्त खींचतान मचाए हुए हैं। सीट बंटवारे को लेकर दबाव है। जेडीयू का कहना है बड़े भाई की भूमिका में वो रहना चाहते हैं। बीजेपी अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में रखना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार पूरी तरह खत्म हो जाएं, कमजोर हो जाए, जिससे अगर एनडीए की सरकार बन जाती है बिहार में तो सीएम बीजेपी का बन सके। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार भी उनके पास बार्गेनिंग पावर रहनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने खुद मैदान में प्लान तो कर दिया, लेकिन अब वही चिराग पासवान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो लगातार अपनी अहमियत को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 40 सीटें तो मिल जाएं। और चिराग पासवान की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए जीतन राम मांझी अपनी अलग दबाव बनाने की कोशिश में है। 40 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन साथ में साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 20 भी मिल जाएंगी तो 20 से कम पर तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि कम से कम 20 तो हमको सीट मिलनी ही चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो एक तरफ महागठबंधन में सब कुछ ठीक है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और उसका जीता जागता उदाहरण है ये वीडियो जो इस वक्त आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस को बीच में आना पड़ा और रोकथाम करनी पड़ी, लेकिन किसी भी तरह से जो वहां मौजूद कार्यकर्ता थे वो नहीं माने। अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि क्या हालात ये बनते दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये बिहार में चुनाव की तारीखें नजदीक हैं, कभी भी ऐलान हो सकता है और उससे पहले एनडीए में सीट बंटवारा तो छोड़िए, एक बैठक तक नहीं हो पा रही है एनडीए के बीच में। नहीं, हाँ, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई बैठक फिलहाल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, हम उस वीडियो की बात करें तो ये वीडियो जमुई का है। जमुई में जो सांसद हैं वो सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी से, एनडीए का उम्मीदवार वहाँ जीता था। तो और जमुई में जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं और जेडीयू चाहती है कि वहाँ से चुनाव जो सीट जो मिले वो जेडीयू के पाले में जाए। तो और उसको लेकर ही जबरदस्त खींचतान मची हुई है। और जिस तरीके से जो कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था, एनडीए का कार्यक्रम था, ये मंच पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ जो ठाकुर हैं, जेडीयू से ही सांसद हैं, वो मौजूद थे। जेडीयू के कोटे से ही एक निर्दलीय विधायक हैं सुमित सिंह, उनको मंत्री बनाया गया, वो भी वहाँ मौजूद थे। और इसके अलावा बीजेपी के कई पूर्व एमएलसी और जो विधायक हैं वो सभी लोग मौजूद थे। और उन्हीं की उपस्थिति में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है, नेता आपस में भिड़े हैं, उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर जो समन्वय होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी हाईकमान के दबाव में एक मंच पर आते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट हो रही है उन लोगों के बीच में, उससे एक चीज़ तो साफ है कि अगर जो सीट है वो किसी गठबंधन इसका योगी के हिस्से में कोई ना कोई तो वहाँ से चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। अगर समझौता होता है तो एक ही पार्टी का उम्मीदवार वहाँ से उतरेगा। लेकिन जो हालत दिखाई दे रहे हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि गठबंधन में वोट ट्रांसफर की स्थिति इस समय बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी बात यह भी है कि जैसे राहुल गांधी की जो यात्रा निकली है उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी का जो अपर कास्ट का वोट था वो पूरा का पूरा वोट, पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, जिस तरीके से आरजेडी ने भी अपनी रणनीति चेंज की है कि भाई हमको खाली दो कौम पर निर्भर नहीं रहना है, कि खाली जो एक ठप्पा लगा दिया गया था कि आरजेडी को यादव और मुस्लिम समाज को छोड़कर बाकी जो समाज के वोट बहुत ही कम मिलते हैं। अब तेजस्वी यादव ने उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। जिस तरीके से संगठन में भी उन्होंने हिस्सेदारी दी है सभी वर्ग के लोगों को, और टिकट वितरण के लिए भी कहा जा रहा है कि अब जो टिकट वितरण होगा उसमें भी आप देखेंगे हर वर्ग की एक जो निश्चित हिस्सेदारी रखी जाएगी। तो अब जो बीजेपी का बेस वोट बैंक है उसमें सबसे बड़ी सेंध लग रही है। नीतीश कुमार लगातार कमजोर हो रहे हैं, और क्योंकि नीतीश की कमजोरी का सबसे बड़ा रीजन तो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से जो एनडीए का कार्यक्रम है और उसमें जिस तरीके से मारपीट की नौबत आ रही है। नहीं तो अब तक ये होता था कि नीतीश कुमार जो भी शब्द बोल देते थे, बीजेपी के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसका विरोध कर पाए।
नीतीश कुमार से बातचीत तक करने की हिम्मत बीजेपी के नेताओं में नहीं होती थी। नीतीश कुमार तक कोई भी मैसेज पहुंचाना होता था तो बीजेपी हाईकमान को ही मैसेज देना पड़ता था। उसके अलावा नीतीश कुमार राज्य के नेताओं से बात नहीं करते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि जो नड्डा जब जाते हैं तो नीतीश कुमार नहीं मिलते हैं, सम्राट चौधरी से उनकी जरूर मुलाकात हो जाती है, और जिस तरीके से कार्यक्रम में आपस में खींचतान मची हुई है उससे जो एनडीए है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्दी नहीं होता है। तो इस तरीके की जो घटना है वो लगातार हमको दिखाई देंगी, और संभवतः जो पार्टी के अंदर के कई नेता हैं, वैसे भी कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, और अगर इसी तरीके की स्थिति बनती है तो हम देखेंगे कि एनडीए का दूसरा घटक भले ही सामने मैदान में ना आए लेकिन उनके उम्मीदवार जरूर दिखाई देंगे, भले वो निर्दलीय हों चाहे किसी और दूसरे दल से चले आए, और इसका नुकसान एनडीए को ही होता हुआ वहाँ दिखाई देगा। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जहां एनडीए अपने अंदर मची खींचतान को ही नहीं थाम पा रहा है, बीजेपी सबको नहीं रोक पा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। जैसे कि हमने बताया, पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, वोटर अधिकार यात्रा का जबरदस्त असर जमीन पर देखने को मिला, इंडिया गठबंधन की एकजुटता देखने को मिली दूसरी तरफ, और उसी का असर ये रहा कि अब तेजस्वी यादव एक और यात्रा निकालने जा रहे हैं और वो है बिहार अधिकार यात्रा। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि वोटर अधिकार यात्रा का जो असर है उसको कम नहीं पड़ने देना चाहते हैं तेजस्वी यादव, और महागठबंधन की ये रणनीति है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष तमाम मुद्दे उठाकर एनडीए सरकार की नींद उड़ा रहा है, जंगल राज का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, इस सब को लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, नीतीश सरकार से सवाल कर रहे हैं, और इसी को लेकर अब वो जीएमसीएच यानी गवर्नमेंट मेडिकल एंड हॉस्पिटल भी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इसको लेकर उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है। विपक्ष के नेता के तौर पर भी वो काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जैसे कि हम सभी जानते हैं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, और उसके आधार पर नीतीश कुमार से, नीतीश सरकार से, एनडीए सरकार से सवाल पूछने का काम वो बखूबी करते हैं। ऐसे में चुनाव नजदीक आते आते उनकी सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई है, और उसी के चलते जब वो पहुंचे तो बाकायदा उन्होंने वीडियो भी साझा किया है। हम वो वीडियो सुन सकते हैं, क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी, सुनिए। ये आप हमारे पीछे जीएमसीएच देख सकते हैं, ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। चमचमाता सा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है, और परसों प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आज हमने सोचा कि औचक निरीक्षण किया जाए लीडर ऑपोजिशन के नाते कि यहाँ की हजारों की लागत, हजारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फ़ायदा है, देखा जाए। लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आकर के हम देखें। क्या हो गया? नमस्कार। क्या दिक्कत हो गया? झगड़ा, पैर तोड़ दिया, पैर टूट गया, एक्सरे हुआ है सर, आई बैंडेज हुआ है, सर जी बोले कि ऑपरेशन होगा। हुआ ऑपरेशन? अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर जी। कब का तारीख दिया गया? तारीख पूरी कुछ नहीं पड़ा है सर। कोई अभी तक कुछ नहीं बताया गया? जी साहब जी नहीं, बोले कि अभी सामान नहीं आया है। सामान क्यों नहीं है? सामान अभी नहीं आया है, सामान आ जाने के बाद। ये तो मेडिकल कॉलेज, यहाँ तो पहले से सामान होना चाहिए। अब तो सर ये बात तो नहीं कर सकते हैं। सर भी बच्चा सोने कितना दिन से? अच्छा बताइए, इलाज करा रहे हैं कि इंफेक्शन पाइएगा? इतना पैसा खर्च होता है, इलाज जो है नाम का कुछ नहीं, बस केवल जो है प्रचार ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हर दिन बेडशीट बदला जाना चाहिए, हर रंग का, सतरंगी ये योजना है, सतरंगी बेडशीट होना चाहिए। बदला जा रहा है, नहीं बदला जा रहा है? कुछ खिड़की भी नहीं है क्या? कॉरिडोर। नमस्कार नमस्कार। मतलब आप समझिए डेंगू का सीजन आने वाला है ना? ये टाइम है ना डेंगू का सर। चलिए आईसीयू चलते हैं मेडिकल कॉलेज पूर्णिया के। मतलब बिल्डिंग इतना शानदार वहाँ है और सारे पेशेंट मोस्टली यहाँ पड़े हुए हैं।
आप लोग के जो एंट्रेंस है उन लोगों को सैलरी मिली है? प्रोसेस में हो गया है सर। प्रोसेस में मिला नहीं ना है। कार्डियोलॉजी है क्या? कार्डियोलॉजिस्ट का पोस्टिंग नहीं है सर। कार्डियोलॉजिस्ट का पोस्टिंग ही नहीं हुआ अभी तक। सुपर स्पेशलिटी का अभी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट के लिए किया गया है। ये शिशु वार्ड है, आप नज़ारा देख सकते हैं। ये भी हम लोग को हैंड ओवर नहीं हुआ है, इसलिए बच्चे यहाँ ये भी नहीं हुआ है इलेक्ट्रिकल और आपने बिल्डिंग बनाने के लिए पेशेंट्स को बाहर कर, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने डेंगू वार्ड बना रखा है और इनको डेंगू नहीं होगा। दुर्भाग्य है पूर्णिया के लोगों का, सीमांचल के लोगों का, गरीबों का, कि अभी भी ओल्ड बिल्डिंग जो है, सारे पेशेंट ओल्ड बिल्डिंग में ठूसे पड़े। तो तेजस्वी यादव को अभी हमने देखा किस तरह से वो अचानक जीएमसीएच पहुंच गए और वहां के जो हालात थे उनका जायजा लिया और उसको लेकर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से सरकार सिर्फ और सिर्फ जो दिखावा कर रही है, असल में स्वास्थ्य व्यवस्था हो या कानून व्यवस्था हो वो बदहाल है राज्य की। लगातार देखा गया, उन्होंने हर जगह जाकर निरीक्षण किया, वो वहां पर पेशेंट्स जो वहां मौजूद थे, जो मरीज थे, उनसे बातचीत की, किसी का इलाज होना है वो लटका हुआ है, सामान नहीं है, बेडशीट्स नहीं है, तमाम चीजें वहां पर उठाई गई तेजस्वी यादव की तरफ से। लगातार उन्होंने बात की, डेंगू का बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया कि डेंगू का सीजन आने वाला है और किस तरह के हालात यहां बने हुए हैं। इतनी अच्छी बिल्डिंग होने के बावजूद किस तरह मरीजों को जमीन पर सोना पड़ रहा है, मरीज किस हालात में वहां पर है, मरीजों के साथ जो अटेंडेंट आए होते हैं उनके क्या हालात है, इस सब के बारे में तेजस्वी यादव ने चर्चा की। यानी एक तरह से कहा जाए कि विकास के जो बड़े बड़े दावे नीतीश कुमार की तरफ से या नीतीश सरकार की तरफ से किए जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किए जाते हैं बिहार में, उसकी पूरी तरह पोल पट्टी खोल के रख दी। यानी एक तरफ देखा जाए तो महागठबंधन के पास मुद्दों की भरमार है, वहां विकास की बात हो रही है, वहां एक तरह से जंगल राज की बात हो रही है, वहां कानून व्यवस्था की जो बदहाली है उसकी बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के अंदर सिर्फ खींचतान मची हुई है, एनडीए के अंदर सिर्फ सीट बंटवारों को लेकर लड़ाई चल रही है, वहां पर सीएम फेस को लेकर लड़ाई चल रही है। लेकिन यहां महागठबंधन सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है, वोट चोरी की बात कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। अविनाश नहीं, बिल्कुल ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार में इस समय महागठबंधन का पलड़ा काफ़ी भारी है और तमाम जो एजेंसियों के जो सर्वे भी आ रहे हैं सामने, उनमें भी यही चीज़ बताई जा रही है कि अगर अभी चुनाव अभी होते हैं, वैसे भी चुनाव का ऐलान अब 2-3 हफ्ते बाद वैसे भी हो जाना है, तो महागठबंधन की सत्ता में वापसी तय है। बस खाली जो वोट चोरी का एक मुद्दा है उसको लेकर जरूर एक चिंता दिखाई दे रही है महागठबंधन के नेताओं में और इसीलिए वो लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। खासतौर पर जो 1 अक्टूबर को जो मतदाता सूची आने वाली है उसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो, जो राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं कि अभी 65 लाख नाम जो काटे गए हैं, जब फाइनल मतदाता सूची आएगी तो देखेंगे कि कोई दूसरे 65 लाख नाम उसमें जोड़ दिए गए हों। और इस कई खबरें भी आ रही हैं कि एक गांव में जो मतदाता सूची जो ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आई है तो उसमें गांव के जो मतदाता हैं उनके तो नाम है ही नहीं है, बल्कि दूसरे ऐसे नाम आ गए हैं जिनको उस गांव वाले लोग पहचानते ही नहीं हैं कि भाई ये कौन लोग हैं, कि उन्हीं के घर में 20 वोटर बन गए हैं लेकिन उनके परिवार के किसी भी सदस्य का वोट नहीं है। तो अगर इस तरीके की धांधलियां होती हैं तब फिर इस चुनाव के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर चुनाव एकदम फ्रेश होता है, निष्पक्ष पारदर्शी होता है, तो फिर महागठबंधन की सत्ता आनी तय मानी जा रही है। और उसी को लेकर जो नेता विपक्ष हैं, आज जो जिस तरीके से वो पूर्णिया पहुंचे, उन्होंने एक अस्पताल की दशा बताई कि भाई आपने बिल्डिंग तो बना दी है, लेकिन बिल्डिंग बनाने के बाद ना तो आपने वहाँ डॉक्टर दिए हैं, ना कोई सुविधा दी है, ना दवाई है, कुछ भी नहीं है। मरीज ज़मीन पर लेटे हुए हैं और डेंगू का जिस तरीके से सीजन आने वाला है उस समय तो मरीजों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए, लेकिन वहाँ तो कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही थी। और प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, तो क्या प्रधानमंत्री भी इस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ देखेंगे या बस खाली मंच से भाषण देंगे और उसके बाद जो एयरपोर्ट का जो भी उन्हें शिलान्यास हो, आधारशिला जो भी कुछ रखना हो वो अपने कार्यक्रम निपटाएंगे और सीधा अगले चुनावी राज्य की तरफ चल देंगे? क्योंकि इस समय जो कई राज्यों में चुनाव होने हैं, बिहार का तो चुनाव सामने ही आ गया है, लेकिन उसके बाद 5 राज्यों में भी चुनाव होने हैं। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में थे, उसके बाद उनका असम का दौरा है और इन दोनों ही राज्यों में 6 महीने के अंदर चुनाव भी होना है।
तो प्रधानमंत्री के दौरे ये तो बता रहे हैं कि भाई चुनाव कहाँ कहाँ है, लेकिन जो लोगों की सुविधाओं के लिए जिस तरीके के वो उद्घाटन कर रहे हैं परियोजनाओं के, लेकिन वहाँ सुविधाएं भी देनी चाहिए। खाली बिल्डिंग बनाने से काम नहीं होता है। अब बिल्डिंग तो आपने अच्छी बना दी अस्पताल के नाम पर, और उसके बाद में जब जांच होती है तो पता चलता है इसमें कई बड़े बड़े घोटाले भी हुए हैं। लेकिन बात वही है कि आप जब तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधारेंगे उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। जी बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए सरकार बुरी तरह घिर गई है। एनडीए के अंदर खींचतान ने भी बीजेपी आलाकमान की नींद उड़ा रखी है। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर और वक्फ कानून पर जो कल एक बार फिर सुनवाई होनी है, और वक्फ कानून पर तो सीधा फैसले की घड़ी आ चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है, उसने भी मोदी सरकार को बुरी तरह से घिरा दिया है। कल बहुत बड़ा दिन है क्योंकि एक साथ दो बड़े मुद्दों पर फैसला, एक तरह से हो सकता है एसआईआर पर भी फैसला आ जाए, हो सकता है कि एसआईआर को लेकर कोई बड़ा निर्देश, कोई बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ वक्फ पर तो फैसला आना ही आना है। और बड़ी बात यह है कि दोनों ही फैसलों का असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। एसआईआर को लेकर राज्य में बगावत देखने को मिल रही है। किस तरह से खुद जेडीयू के विधायकों ने, जेडीयू के सांसदों ने इस एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया। एनडीए के कई दूसरे दलों ने इसका दबी जुबान में विरोध किया। उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को इतनी जल्दबाजी में लागू करने की क्या जरूरत थी। तो यह बताता है कि एसआईआर का असर बिहार चुनाव पर जरूर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वक्फ कानून के लागू होने के बाद से जिस तरह मुस्लिम मतदाताओं की या मुस्लिम नेताओं की नाराजगी जेडीयू से बढ़ गई है, उसका असर भी बिहार चुनाव पर जरूर पड़ेगा। और जिस तरह से नीतीश कुमार बहुत ज्यादा घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस वोट्स को, यानी जो मुस्लिम मतदाता वो आरजेडी से छीनकर अपने पाले में लाए थे, अब वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए कल बहुत बड़ा दिन है और दोनों ही सुनवाइयां बहुत महत्वपूर्ण है बिहार चुनाव को लेकर। अविनाश नहीं, वक्फ कानून पर तो फैसला ही आने वाला है और एसआईआर पर सुनवाई होगी, और संभवतः जिस तरीके से पिछली सुनवाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी होता है और उसमें चुनाव आयोग को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, तो उस तरीके से यदि एसआईआर पर कोई फैसला नहीं आता है तो तब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर जरूर आएगा जिससे चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ये साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दायर किया जाता है और ये कहा जाता है कि एसआईआर कराने का अधिकार उसका है, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकता है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनको एक तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से खारिज करने की कोशिश हो रही है कि भाई हमें जैसा एसआईआर कराना है उसको हमें कराने दो और आप बीच में ज़्यादा टांग ना अड़ाएं। इस तरीके की एक तरीके से भाषा दिखाई दे रही है चुनाव आयोग की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी साफ कह चुका है कि भाई अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, हमें दिखाई देती है, तो हम पूरे के पूरे एसआईआर की प्रक्रिया को भी रद्द कर सकते हैं। अभी तो खाली आधार कार्ड को ही जोड़ा गया है, अभी जो वोटर आईडी कार्ड है उसको शामिल इसमें नहीं किया गया है। लेकिन अब जो अगली सुनवाई जो होनी है, कल ही सुनवाई है उस एसआईआर को लेकर, उस पर जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से हलफनामा दायर किया गया है उससे साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ी करने की कोशिश जरूर की जा रही है, जिसको लेकर अभी से ही एक तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके के निर्देश ना आए। और उसी को लेकर हमने देखा कि जब 8 तारीख को सुनवाई हुई थी तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो चुनाव आयोग है उसने 10 तारीख को सभी राज्यों के जो चुनाव आयुक्त थे उनको बुला लिया था। और अब यह कहा जा रहा है कि पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी भी कर ली गई है, और जहां 5 राज्यों में जो पहले चुनाव होने हैं वहां पहले करा ली जाएगी और बाकी जो देश के बाकी राज्य हैं उनमें वो प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में तो चुनाव आयोग साफ साफ घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा, जैसे आपने वक्फ कानून को लेकर बोला, वक्फ कानून का जो मुद्दा है तकरीबन 110 दिन हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो सुनवाई थी, सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उम्मीद तो यही थी कि फैसला जल्दी आ जाएगा, लेकिन अब लगभग 4 महीने के बाद जो फैसला कल सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है उसको लेकर जो सुनवाई हुई थी, और सुनवाई में जिस तरीके से दलीलें रखी गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, तो उसके बाद एक चीज़ तो साफ दिखने लगी थी कि वक्फ कानून जो आया, या तो सुप्रीम कोर्ट उसका पूरा के पूरा कानून को रद्द करेगा, नहीं तो उसके कई प्रावधानों पर रोक लगाने वाला है। और ये चीज़ अंतिम दिन की जो सुनवाई हुई थी उसमें जो तुषार मेहता हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, उनकी तरफ से भी
कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून में कुछ भी गलती दिखाई दे रही है तो वो पूरे कानून को भी रद्द कर सकता है। यानी सरकार ने एक तरीके से मान लिया था कि कानून में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई प्रतिकूल आदेश दे सकता है। और अब ये कहा जा रहा है कि संभवतः का पूरा वक्फ कानून भी रद्द हो सकता है। अब इसीलिए क्योंकि कल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है, सीजीआई की पीठ है, तो उसमें क्या फैसला लेते हैं सीजीआई, लेकिन यह तय है कि कानून के कई प्रावधानों पर या तो रोक लगेगी या फिर पूरा का पूरा कानून ही रद्द होगा। जी बिल्कुल। और डीवी लाइव पर जैसे कि लगातार आप देखते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई चलेगी, जो भी फैसला आएगा, उसके आपको लाइव जानकारी लगातार आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें कल पर टिकी हुई है क्योंकि एसआईआर और वक्फ दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस वक्त। विपक्ष फिलहाल जो पिछली सुनवाइयां हुई हैं, जो दलीलें रही हैं वक्फ में, उसमें विपक्ष का पलड़ा भारी दिखा है। जो मुस्लिम समुदाय है उसका पलड़ा भारी दिखा है। सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो सख्त देखने को मिला सरकार के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे पर भी यही स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के लिए सख्ती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उससे भी ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर कोई नया झटका लग सकता है जब इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी और वक्फ कानून पर जो फैसला आना है वो भी सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट आज मैच है, एशिया कप होना है और उसको लेकर एक बवाल मचा हुआ है देश में, क्योंकि देश में इस चीज को पसंद नहीं किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से किए गए। ये तक कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच क्यों हो रहा है? उन पीड़ित परिवारों ने इस पर आपत्ति जताई है जिन्होंने पहलगाम में जो घटना हुई उसमें अपनों को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने पति को खोया। उन सभी लोगों ने सरकार से अपील की थी कि यह मैच नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। वहीं उन पीड़ित परिवारों को विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा है। संजय राउत से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और उद्धव ठाकरे, हर किसी ने इस मैच को लेकर अपनी अपनी आपत्ति जताई है। तो सबसे पहले हम असदुद्दीन ओवैसी को सुन लेते हैं, क्या कुछ बोले हैं वो। और उसके बाद आप ये कहती हैं कि हम सबक सिखाएंगे मियां को। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है, इतों को निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आग डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति।
क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं स्टंप हो गए। मैं खड़ा हूं उन तमाम हमारे उन 26 उन खानदान वालों के साथ। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत देता नहीं। ये पाकिस्तान हमेशा से फेल्ड स्टेट रहा है। वहां से आए और 26 को मार कर चले गए, बेवाह कर दिए, यतीम कर दिए बच्चों को। अफसोस। तो अभी हम AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे और उन्होंने काफी ज्यादा नाराजगी जताई है इस मैच को लेकर। उन्होंने साफ साफ कहा है कि क्या BCCI के लिए वो 26 लोगों की जान से ज्यादा 2000 करोड़ रुपए जरूरी है, जिसके लिए इस मैच के लिए मंजूरी दी गई। भारत और पाकिस्तान मैच खेल रहा है आमने सामने। उन पीड़ित परिवारों के बारे में नहीं सोचा BCCI ने, सरकार ने, और तमाम सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और काफी ज्यादा नाराजगी उन्होंने जताई है। इसके अलावा दूसरे तरफ जनता भी इस पर नाराजगी जाहिर कर रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लगातार उसको अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिश की और अभी भी जिस तरह से कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, माना जाता है कि बीजेपी आने वाले समय में भी उसका इस्तेमाल करेगी। और इसी को लेकर जब आज बीजेपी बुरी तरह घिरी है और अब उद्धव ठाकरे ने उस ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए तमाम सवाल सरकार से पूछ लिए। यही नहीं, उद्धव ठाकरे की तरफ से यह कहा गया है, शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से यह कहा गया है कि बीजेपी की तरफ से सिंदूर घर घर पहुंचाया गया था। अब यहां शिवसेना की तरफ से मोदी के पास या बीजेपी के नेताओं के पास सिंदूर पहुंचाया जाएगा। तो एक बार हम उद्धव ठाकरे को सुन लेते हैं, क्या कुछ बोले हैं वो। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें हमारे नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक जिस तरीके से मारे गए, हमारी बहनें, उनका सिंदूर, सौभाग्य उजाड़ा गया। आज भी वो घाव भरा नहीं है। और उसका उत्तर देने के लिए हमारे सरकार ने एक कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर क्यों की? आतंकवाद का हमला सामना अगर करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवादी हमले कर रहा है, हमारी माताएं बहनें जो है उनका सौभाग्य जो है उजड़ रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा हम तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। अब समय तो था, हमारी सेना अंदर घुसी भी थी, हमले भी अच्छे हो रहे थे, कर रहे थे। और एक समय ऐसा आया था कि सबको ऐसे लग रहा था कि वो जो हमारा सपना था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अखंड भारत, वो हो जाएगा। अभी बस 1-2 दिन में वो हो सकता है। अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो हमारी सेना वहाँ पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी, उनको रोका गया। तो ये वॉर किसने रुकवा दी? जैसे एक एडवर्टीजमेंट थी ना, वॉर रुकवा दी पापा। तो क्या इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया? ये पापा कौन है? ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया है क्या? नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। तो साफ साफ यहां पर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि देशभक्ति का सौदा कर दिया है बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, और ये बहुत गंभीर आरोप उद्धव ठाकरे की तरफ से लगाया गया। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी तमाम सवाल खड़े किए और सीधे सीधे BCCI से सवाल पूछा कि क्या उन 26 लोगों की जो जान गई वो आपके लिए 2000 करोड़ रुपए उससे ज्यादा है? ये बड़े सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं, BCCI पर खड़े हो रहे हैं। अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि ये मामला किस तरह से तूल पकड़ रहा है।
नहीं, जो बीसीसीआई की तरफ से इस पर लेकर जो सफाई भी आई है कि हम अगर नहीं खेलेंगे तो पॉइंट टैली में हमारे अंक कम हो जाएंगे। लेकिन भाई आप पॉइंट टैली की बात देख रहे हैं कि देश में जिस तरीके से इस मैच को लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है, भाई आप क्या अभी 1.5 महीने पहले ही वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताबी मुकाबले हुए थे और उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 मुकाबले होने थे। एक तो लीग मैच होना था और अगर उस तरीके से टूर्नामेंट को सेट किया गया था कि अगर लीग मुकाबले में तो ये टीमें भिड़ेंगी, उसके बाद सेमीफाइनल में भी इनका एक मुकाबला जरूर हो जाएगा। तो जब लीग मुकाबला आया तो उस मैच का भी भारतीय खिलाड़ियों ने बायकॉट कर दिया था और उसके साथ ही जो स्पॉन्सर्स थे उस मैच को लेकर उन्होंने भी मना कर दिया था कि भाई अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला कराया जाएगा तो हम इस प्रतियोगिता को स्पॉन्सर के जो राइट्स हैं वो भी हम नहीं लेंगे। तो उसके बाद वो मैच रद्द कर दिया गया। बाद में स्थिति फिर वही बनी, सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें फिर आमने सामने आ गई। तो सेमीफाइनल में भी भारतीय टीम ने मैच खेलने से मना कर दिया और ये कह दिया कि भाई यदि हमें पाकिस्तान से ही मुकाबला खेलना है तो भाई हमने लीग मैच का बहिष्कार क्यों किया था, और अगर चैंपियनशिप हमारे यहाँ से जानी हो तो चली जाए। और सेमीफाइनल मुकाबला भी भारत नहीं खेला, पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया गया। लेकिन जब आप ये देखिएगा, जब भारतीय टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि पहलगाम की घटना को लेकर जो उसके जो मुख्य आरोपी हैं उनको पाकिस्तान अभी भी बचा रहा है। इसके चलते जब आपके सीनियर खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं और वो भी दबाव था, इसलिए उन्होंने ही मना कर दिया और उनकी भी भावनाएं थी कि वो नहीं खेलना चाहते। और आज की तारीख में भी जो इंडियन टीम के खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी वही भावना है, वो भी मुकाबला नहीं खेलना चाहते। लेकिन बीसीसीआई का दबाव है जिसके चलते उन्हें ये मुकाबला खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी है बीसीसीआई की, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि अगर 2000 करोड़ रुपए भी, या तो 2000 करोड़ की खैर बात ही नहीं है, क्योंकि आईसीसी हो चाहे एशियन कप टूर्नामेंट हो, उसमें बीसीसीआई का इतना दबदबा है कि अगर वो पाकिस्तान से नहीं चाहे मुकाबला खेलने के लिए तो वो मुकाबला रद्द हो जाएगा। दोनों टीमों को एक अंक दे दिया जाएगा और अगर पाकिस्तान को 2 अंक भी दे दिए जाते हैं तब भी भारतीय टीम बड़ी आसानी से फाइनल तक का सफर तय कर सकती है। और जो पाकिस्तान की टीम उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इस ग्रुप स्टेज पर काफ़ी कमज़ोर टीम है, इसलिए वो मुकाबला आराम से जीत भी जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान से भारत का फिर सेमीफाइनल में तो मुकाबला होगा ही नहीं, फाइनल में भी मुकाबला होने की संभावना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आज बीसीसीआई को अपने एक तरीके से रेवेन्यू की इतनी चिंता क्यों हो रही है, जबकि दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैसे वाला, सबसे ज़्यादा अमीर कोई क्रिकेट बोर्ड है तो वो बीसीसीआई है। तो बीसीसीआई फिर भी जो उनकी पैसे की भूख है वो खत्म होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, चाहे बीसीसीआई ले लो चाहे आईसीसी ले लो, वहाँ पर इस समय बैठे हुए कौन है? आईसीसी के चेयरमैन जैसा हैं, बीसीसीआई में भी वही सारे फैसले होते हैं जो एशियन चैंपियन काउंसिल में जो बीसीसीआई तय करता है। फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ ये मुकाबला खेला जा रहा है, आज रात को 8 बजे मुकाबला होना है और उसके बाइकाट का असर भी दिखाई दे रहा है। जो खबरें आ रही हैं दुबई से उसमें यह कहा जा रहा है कि आधे से ज़्यादा टिकट अभी तक बिक नहीं पाए हैं, जबकि आमतौर पर यह होता था कि भारत और पाकिस्तान के मैच की तारीख जिस दिन तय होती थी और जिस दिन टिकट बिकना शुरू होते थे 5 मिनट के अंदर स्टेडियम के सारे टिकट बिक जाते थे। लेकिन इस बार दुबई में मैच हो रहा है और टिकट नहीं बिक रहे हैं, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो जनता की भावना है वो नहीं चाहती कि मुकाबला खेला जाए। लेकिन फिर भी बीसीसीआई दबाव बना रहा है कि भाई उसको तो टीवी राइट्स और दुनिया भर के राइट्स से जो पैसा मिलना है वो सिर्फ उसी पर एक तरीके से ध्यान दिए हुए हैं। ऐसे में सवाल तो उठ ही रहे हैं और खासतौर पर बीजेपी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ही परमिशन दी है। सरकार की बिना परमिशन के इस तरीके का मुकाबला हो ही नहीं सकता था। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन यहाँ पर आप क्रिकेट खिलाकर क्या साबित करना चाहती है सरकार कि क्या जो क्रिकेट डिप्लोमेसी जो कहा जाता था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव होता था तो जो डिप्लोमेसी की शुरुआत होती थी वो क्रिकेट से होती थी। तो क्या सरकार की तरफ से अब पाकिस्तान से बातचीत भी की शुरुआत की जा रही है? अगर ऐसा है तो भाई आप डायरेक्ट सीधी सीधी बातचीत शुरू कर दीजिए और ये भूल जाइए कि भाई पहलगाम में हुआ क्या था। आप वोट तो मांगते हैं पहलगाम के नाम पर, लेकिन जब बात पैसे की आती है, कमाई की आती है, तो फिर आप उसका सौदा भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी को लेकर सवाल लगातार सरकार से पूछे जा रहे हैं कि आपने अनुमति कैसे दी कि भारतीय टीम पाकिस्तान से खेले।
जी बिल्कुल, अब बीसीसीआई कई सवालों में घिर गया है, मोदी सरकार घिर गई है और ऑपरेशन सिंदूर जिसका राजनीतिकरण किया जा रहा था, जिसका राजनीतिक फायदा उठाने के आरोप बीजेपी पर लग रहे थे, अब वही ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी के लिए मुश्किल बन रहा है। याद दिलाया जा रहा है बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को, कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के सहारे कितना जनता को इमोशनल करने की कोशिश की गई। बाकायदा इसके नाम को ही बहुत सोच समझकर तय किया गया कि किस तरह से महिलाओं को साधा जाएगा। तो क्या आज आप उन महिलाओं की पीड़ा को भूल गए हैं? क्या आज बीसीसीआई के लिए करोड़ों, हजार करोड़ रुपए इतने ज्यादा जरूरी हो गए हैं कि वो देशभक्ति भूल गई है? ये कई सवाल इस मैच को लेकर उठ रहे हैं और इसीलिए अब 8 बजे जब ये मैच शुरू होगा तो उसका असर कैसा रहेगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा निगाहें हैं एसआईआर पर जो सुनवाई होनी है कल, और वक्फ पर जो फैसला आना है कल, उस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि इन दोनों ही एक तरफ एसआईआर की सुनवाई का, दूसरी तरफ वक्फ पर फैसले का आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर और उसके बाद बंगाल विधानसभा चुनाव पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। और एसआईआर की अगर बात की जाए तो आने वाले जितने भी चुनाव हैं उस पर इसका असर जरूर पड़ेगा। तो इस सब की अपडेट्स हम आपको डीवी लाइव के जरिए पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा तमाम दर्शकों से जो इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। तो तमाम अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए डीवी लाइव के साथ, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।